डोनाल्ड ट्रंप अब बांग्लादेश के जू में रहेंगे। उन्हें 2 हफ्तों तक क्वारंटीन किया जाएगा और फिर आम लोग उनका दीदार कर पाएंगे। कहाँ बकरीद पर उन्हें कुर्बान किया जाना था और कहाँ अब उन्हें देखने का टिकट लगेगा। हम बांग्लादेश के डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। गोरे गोरे गाल, सुनहरे बाल, इन्हीं के चलते मालिक ने नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रंप। जब रीलें इंस्टा पर वायरल हुई तो दूर दूर से लोग ट्रंप को देखने आने लगे। लेकिन जैसे जैसे बकरीद करीब आती थी, लोग मायूस होते जाते थे। भैंसे की कुर्बानी बकरीद पर होने वाली थी, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने भैंसे को बचा लिया। पब्लिक मजे लेने लगी। यूजर्स एक्स पर ये तक लिख रहे हैं कि हो सकता है कि भैंसे को बचाने के लिए सीधे व्हाइट हाउस से कॉल आया हो, और पहली बारी सही कहीं तो ट्रंप का नाम किसी अच्छे काम से जुड़ा। बांग्लादेश में ट्रंप का हम नाम भैंसा बच गया, लेकिन बकरीद अच्छे से मनी। बाकी मुस्लिम देशों के साथ ये संयोग नहीं हुआ। ट्रंप ने इनकी बकरीद खराब कर दी है। पिछले 3 दिनों में अमेरिका दूसरी बार ईरान पर हमला कर चुका है। अब ओमान पर भी हमले की बात कर रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान में बम बरसा रहे हैं। वहां के लोगों से घर छोड़ने की बात कह रहे हैं। ये कैसी बकरीद है जिस पर लोगों को घर छोड़ने का हुक्म मिल रहा है? ईद के दिन अमेरिका ने वेस्ट एशिया में क्या क्या किया? ईरान के बाद अब ओमान को क्यों उड़ाना चाहते हैं ट्रंप? और इस सब के बीच इजराइल लेबनान के किस शहर में बम फेंक रहा है? आज के एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब होंगे। नमस्कार, मेरा नाम रिया है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 27 मई को जब डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट मीटिंग ले रहे थे, तो वहां उन्होंने फिर 108 मोती माला का जाप सुनाया, ये कहते हुए कि ईरान अब बर्बाद हो चुका है एंड इज नेगोशिएटिंग ऑन फ्यूम्स। माने ईरान की आखिरी सांसें चल रही हैं, उसके रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं। इसीलिए वो ईरान के साथ जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर भी आरोप लगाया है कि ईरान जानबूझकर मिड टर्म चुनाव से पहले ज्यादा समय लेकर डील को टालने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसे बेहतर शर्तें मिले। ट्रंप ने कहा वो सोच रहे थे कि मुझे इंतजार करवा लेंगे, कि चलो इसको वेट करवा देते हैं, इसके मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप का कहना है कि उन्हें मिड टर्म चुनाव की कोई चिंता नहीं है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि या तो हम डील कर लेंगे या फिर खुद अपने हिसाब से काम खत्म कर लेंगे। ईरान की तो बातचीत मीटिंग में हो ही रही थी, फिर ओमान का नाम कैसे बीच में आया? हुआ यूं कि मीटिंग के बाद ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। एक पत्रकार ने यह सवाल पूछा कि क्या अमेरिका किसी एक ऐसे छोटे समझौते को मानेगा जिसमें ओमान और ईरान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करें। ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि रास्ता सबके लिए खुला रहेगा। जब रिपोर्टर ने दोबारा पूछा कि आखिर इससे कंट्रोल कौन करेगा, तो ट्रंप ने कहा कि कोई भी अकेले कंट्रोल नहीं करेगा, अमेरिका इस पर नजर रखेगा और अगर जरूरत पड़ी तो ओमान को भी बाकी देशों की तरह रूल्स मानने होंगे। अगर ओमान या ईरान गड़बड़ करेंगे तो हम ओमान को भी उड़ा देंगे। इस बयान से अब कई लोग हैरान हुए, क्योंकि माना ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है, लेकिन ओमान को अमेरिका के सबसे पुराने और भरोसेमंद मिडिल ईस्ट पार्टनर्स में गिना जाता है। ओमान में अमेरिका के मिलिट्री कॉपरेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं। ओमान ने ही सबसे पहले दोनों देशों के बीच सुलह करने की कोशिश की और अब उसी ओमान पर ट्रंप हमला करने की बात कर रहे हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान ओमान के सपोर्ट में आया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका के अधिकारियों की ये भाषा धमकी देने वाली है, जो सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि इलाके के दूसरे कई देशों के लिए भी चिंता की बात है। ओमान को तो धमकी दे ही चुके हैं ट्रंप और कह रहे हैं कि हॉर्मुज पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, लेकिन ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी है, उनका कहना यह है कि नए ड्राफ्ट के मुताबिक हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान के पास ही रहेगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान के बीच इस बात पर बातचीत चल रही है कि इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से फीस ली जाए, लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना यह है कि ये पूरा सिस्टम फीस के नाम पर होगा, ना कि टोल के तौर पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से टोल लगाना गलत हो सकता है, जबकि सेवाओं के बदले फीस लेना कुछ हालात में जायज माना जाता है। ओमान और ईरान स्ट्रेट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने 27 मई 2026 को दूसरी बार ईरान पर हमला कर दिया। CNN की रिपोर्ट ये कहती है कि ईरानी सेना की कुछ अग्रेसिव मूवमेंट्स अमेरिकी सेना ने देखी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया और अमेरिकी सेना ने 4 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए और एक ऐसे ठिकाने पर हमला किया जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च होने वाला था। ये जो 5वां ठिकाना है वो है ईरान का बंदरबाज पोर्ट।
इसके बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी दावा किया कि उसने एक क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कौन सा बेस था, कहां पर है ये बेस। हाँ, कुवैत जरूर ये कह रहा है कि जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे वहां मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोका गया, और ईरान और कुवैत में फिलहाल यही हालात है। अब जानिए गजा में ईद के चलते क्या हुआ। 27 मई को इजरायली सेना ने दावा किया कि गजा में हमास का मिलिट्री कमांडर मोहम्मद औदेह मारा गया है। इसके बाद हमास ने भी इस बात की पुष्टि की कि गाजा में उसके कमांडर की हवाई हमले में मौत हो गई। हमले में औदेह, उसकी पत्नी और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि यह हमला कई महीनों की खुफिया निगरानी के बाद किया गया, जिसमें औदेह और उसके साथियों की मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही थी। इजराइल की सरकार के मुताबिक औदे ही 7 अक्टूबर के हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि औदे हमास की टॉप लीडरशिप के आखिरी बचे सदस्यों में से हो सकता है, और उनकी उम्र लगभग 40 से 50 साल के बीच बताई जाती थी। उसने अपना ज्यादातर जीवन हमास के साथ ही बिताया है, और पहले वो संगठन की अंदरूनी सुरक्षा से जुड़े काम करता था, और यही इजरायली सेना के खिलाफ हमास के मोर्चे को भी लीड कर रहा था। सीज फायर के बाद भी गजा में डेथ टोल बढ़ता ही जा रहा है। 11 अक्टूबर को हुए सो कॉल्ड सीज फायर के बाद से अब तक 906 फलस्तीनियों की जान इजराइल ले चुका है, और 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई इस जंग में मरने वालों का आंकड़ा 72,803 तक हो चुका है। एक तरफ इजराइल गजा में मिलिट्री ऑपरेशंस कर रहा है, दूसरी तरफ साउथ लेबनान में लोगों के घर खाली करवाए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने साउथ लेबनान के टायर शहर और जकोक अल मुफ्दी इलाके में रहने वाले लोगों को तुरंत वहां से निकलने का ऑर्डर दिया है। अब इजराइल का कहना है कि जिन इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है वो हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों के पास है। साउथ लेबनान में इजराइल एक खास शहर पर हमला कर रहा है। ये शहर है नबातिये। साउथ लेबनान का एक शहर जिसके आसपास के इलाकों में लगातार तोपों से गोलीबारी की गई, ठीक उसी समय जब देश में मुसलमान ईद अल अजहा मना रहे थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 26 फरवरी को भी इस शहर पर कई बार हमले हुए, यहां तक कि शहर के कब्रिस्तान को भी निशाना बनाया गया। इसी इलाके में हिजबुल्लाह भी इजरायली सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब इस शहर पर इतना फोकस क्यों कर रहा है इजराइल? इसीलिए क्योंकि शहर लितानी नदी के पास है, जो इजराइल की सीमा से करीब 11 किलोमीटर दूर है। लितानी नदी पहले भी कई समझौतों में अहम रही है, जहां यह कहा गया था कि हिजबुल्लाह को इस नदी के उत्तर की तरफ रहना चाहिए। इस शहर के आसपास के कई गांव भी इजरायली हमलों में बार बार निशाने बनाए गए हैं। इजराइल इसी शहर को येलो लाइन के नीचे आने वाले इलाकों में शामिल करना चाहता है। येलो लाइन कोई असली या तय सीमा नहीं है, बल्कि इजराइल की अपनी बनाई हुई एक सुरक्षा लाइन है। मतलब इजराइल जिन इलाकों को अपने लिए सुरक्षित रखना चाहता है या फिर जहां ज्यादा निगरानी चाहता है, उसे वो इस लाइन के अंदर मानता है। यही शहर लेबनान में इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस का भी सिंबल है। वजह बनी थी एक घटना, 1983 में साउथ लेबनान पर इजराइल का कब्जा था। एक दिन अशूरा के मौके पर हजारों शिया मुस्लिम एक धार्मिक जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान इजरायली सेना की एक टुकड़ी वहां से गुजरना चाहती थी। उसने भीड़ के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन जुलूस में शामिल लोगों ने इसका विरोध किया और माहौल गर्म हो गया। देखते ही देखते बात बढ़ी और वहां के लोग इजरायली सैनिकों के सामने खड़े हो गए। इसी एक घटना ने चिंगारी को आग में बदला। हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स के लिए लोगों का सपोर्ट बढ़ा, और साउथ लेबनान में इजराइल के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाले विरोध को हवा देता गया। इस शहर की आबादी ज्यादातर शिया मुस्लिम है, और ये शहर साउथ लेबनान की इकोनॉमी का भी बड़ा केंद्र है। इस शहर पर हमला करके इजराइल हिजबुल्लाह के साथ साथ शिया समुदाय पर भी दबाव बनाना चाहता है, ताकि लोगों का वहां रहना मुश्किल हो जाए। इसी दबाव के जरिए हिजबुल्लाह को युद्ध करने के लिए मजबूर किया जा सके। लेबनान के डेथ टोल की बात करें तो अब तक 3,213 लोगों को मारा जा चुका है। 16 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी सीज फायर का ऐलान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हमले जारी हैं। लेबनान की सरकार इस पर क्या कह रही है? वहां की सरकार 2 और 3 जून को इजराइल के साथ सीधे बातचीत की तैयारी कर रही है। लेबनान में इन हमलों में 12 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, जिनमें नबातिये शहर भी शामिल है। क्या इन हमलों के खिलाफ कोई देश अपनी आवाज रख रहा है? स्पेन रख रहा है। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुएल अल्वारेस ने कहा कि जैसे इजराइल को अपने देश में शांति और सुरक्षा के साथ रहने का हक है, वैसे ही फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों को भी अपने अपने देश में शांति से रहने का उतना ही अधिकार है। अल्वारेस ने इजराइल के उस फैसले की भी आलोचना की जिसमें साउथ लेबनान को वॉर जोन कहा गया और वहां के लोगों को इलाके को खाली करने को कहा गया। एक तरफ अमेरिका और ईरान की लड़ाई चालू है, दूसरी तरफ इजराइल, लेबनान, गजा की शांति को लेकर कई बार समझौते की बात उठती है, और शाम होते ही एक देश दूसरे देश पर हमला कर देता है। इस बार ट्रंप ने अब्राहम समझौते की शर्त मिडल ईस्ट के देशों के सामने रखी, लेकिन क्या वही देश अमेरिका के साथ जुड़ेंगे?
क्योंकि ना तो अमेरिका का साथ उन्हें हमलों से बचा सका, ना ही मीडिएटर के तौर पर खड़ा कर सका। अब्राहम अकॉर्ड का मकसद इजराइल और अरब देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद को खत्म करना था, लेकिन फिलिस्तीन का मुद्दा आज भी अरब दुनिया के लोगों के लिए सबसे अहम है, भले ही कुछ नेता इसमें कम दिलचस्पी दिखा रहे हो। खासकर सऊदी अरब की अगर हम बात करें, सऊदी अरब ने साफ कहा है कि जब तक फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का भरोसा नहीं मिलेगा, वो इस समझौते में शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान, कतर, तुर्की जैसे देशों में भी जनता फिलिस्तीन के समर्थन में है, इसलिए उनके लिए भी ये फैसला आसान नहीं है। पाकिस्तान पहले ही मना कर चुका है और सऊदी अरब भी शायद ऐसा ही करेगा। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू अपनी कोशिशें जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह का राजनीतिक फायदा इससे चाहिए। लेकिन मिडिल ईस्ट में अब माहौल बदल रहा है। सब देश अपनी शर्तों पर नए समझौते करना चाहते हैं। सऊदी अरब ने तो एक ऐसे समझौते का भी सुझाव दिया जिसमें ईरान भी शामिल हो, ताकि तनाव को कम किया जा सके। आज के राजदूत के एपिसोड में बस इतना ही। इस राजदूत को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।